नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं एस क्लासेस नोएडा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। यदि आप बेसिक से सीखना चाहते हैं वाक्य विचार तो आप भाग 1, 2, 3 लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आश्रित उपवाक्य कहते किसे हैं। आश्रित का मतलब होता है निर्भर, यानी कि यहाँ से सीधे पता ये चल रहा है कि ये निर्भर होता है किसी दूसरे उपवाक्य पे। क्या करता है? ये निर्भर करता है अपने अर्थ यानी कि सेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हम मिश्र वाक्य में पढ़े थे कि उसमें प्रधान उपवाक्य होता था, बाकी सभी आश्रित होते। तो जो आश्रित होते थे उसी प्रधान पर डिपेंड रहते थे, निर्भर रहते थे अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए। तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब बात आ गई कि उपवाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के बारे में पता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। लेकिन उपवाक्य किसे कहते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कह दूं राम गरीब है और यहाँ कह दूं श्याम अमीर है। यदि मैं दोनों को अलग अलग लेता हूं, राम गरीब है, श्याम अमीर है, तो ये दोनों अलग अलग ये वाक्य हैं। लेकिन जब मैं इन्हीं दोनों को एक साथ मिला के लिख दूंगा, जैसे मैं लिख दूं राम गरीब है लेकिन श्याम अमीर है, इन दोनों के मिलाने से जो एक वाक्य बना, राम गरीब है लेकिन श्याम अमीर है, तो इन दोनों वाक्य, पहले तो ये दोनों अलग अलग थे तो ये पहले वाक्य थे, लेकिन जब इन दोनों को मैं मिला के एक वाक्य बना दिया तो इस वाक्य में ये राम गरीब है लेकिन श्याम अमीर है, ये दोनों उपवाक्य कहे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आश्रित उपवाक्य के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसके थोड़े एग्जाम्पल और परिभाषा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के या समझ करके आप नोट्स बनाते रहिए। तो वह उपवाक्य जो अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, ये उसकी हो गई परिभाषा। यहाँ से आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये आश्रित है। किसके उस पर आश्रित है? सुभाष चंद्र बोस के कहने पर ही आश्रित है। क्योंकि यदि हम सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से हटा दें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पता ही नहीं चल रहा है किस। तो ये जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक आश्रित उपवाक्य है जो कि किस पे निर्भर है? तो सुभाष चंद्र बोस के कहना, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये प्रधान उपवाक्य है। इसी प्रधान उपवाक्य पे ये क्या है? निर्भर है। तो यहाँ पे ये जो होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आश्रित उपवाक्य होगा। क्यों? क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, एक उपवाक्य है जो प्रधान उपवाक्य है इस वाक्य में, इस पर निर्भर है। आश्रित उपवाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य का मतलब ये वाक्य में संज्ञा का काम करेगा, यानी कि दुनिया में अधिकतर ऐसी वस्तुएं हैं जिनका नाम हम उसके काम के अकॉर्डिंग ही करते हैं, तो संज्ञा इसका नाम दिया गया, यानी ये संज्ञा का काम करेगा। यानी कि वाक्य का ऐसा भाग जो कि किसी भी वाक्य में संज्ञा का काम करता है, तो वहां पे हम कहेंगे कि ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है। अब विशेषण उपवाक्य देखिए, इसके भी नाम से इसका काम, इसके काम से इसका नाम भी है। विशेषण माने ये विशेषता बताएगा। प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम प्रयुक्त किए गए होंगे तो उसमें ये उन्हीं की विशेषता बताएगा। अभी जब हम एग्जाम्पल के द्वारा मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। पहली जो होती है वो ट्रिक्स, दूसरा होता है कंसेप्ट। बस इतना समझिए, जो उपवाक्य किसी भी वाक्य में विशेषण के जगह पे काम करे, यानी कि विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द के जगह पे ये काम करे, तो वहां पे हम कहेंगे कि ये जो उपवाक्य है ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है। अब जो तीसरा होता है वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि प्रधान उपवाक्य में कोई क्रिया होगी, प्रयुक्त हुई होगी, उसी की ये क्या करता है, उसी के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताता है। क्योंकि क्रिया विशेषण क्या करता था, वो हमें क्रिया के बारे में बताता है, और विशेषण क्या करता है, हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है। तो इस तरीके से ये रिलेटेड है। उपवाक्य नाम रख दिया, क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप पढ़े थे कि संज्ञा, तो संज्ञा में केवल एक शब्द रहता था। जैसे मैं बोल दूं आदमी, आदमी एक शब्द है तो इसे हम संज्ञा कहेंगे। लेकिन जब बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे और वो भी संज्ञा का ही काम करेंगे, तब हम उसे केवल संज्ञा नहीं कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे संज्ञा या संज्ञा पदबंध। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम
सबसे पहले पढ़ते हैं कि संज्ञा उपवाक्य जो होता है वो किस तरीके से हम पहचानेंगे। क्वेश्चन ही ऐसे आता है कि निम्नलिखित वाक्यों से आश्रित वाक्य छांटकर उसके भेद बताएं। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य पहले तो आपको छांटना होगा, तो पहले तो आपको चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा उपवाक्य है जो आश्रित। अब उसके बाद हमें पता लगाना होगा कि ये संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो यदि वो संज्ञा का काम करेगा तो संज्ञा होगा, विशेषण का काम करेगा तो विशेषण उपवाक्य होगा, यदि क्रिया विशेषण का काम करेगा तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। जो संज्ञा उपवाक्य होता है वो हमेशा की से स्टार्ट होता है या योजक चिन्ह अर्धविराम से। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, मुझे पता था वह नहीं आएगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर आपने बताया था की से जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ की से तो जुड़ा नहीं है। तो देखिए कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट ये है कि जो प्रधान उपवाक्य है उसके क्रिया से क्या से प्रश्न कीजिए। इसके क्रिया से किससे प्रश्न करना है, क्या से। तो मुझे पता था तो मैं प्रश्न करता हूँ मुझे क्या पता, तो आंसर क्या मिला आपको, वह नहीं आएगी। आपको यही पता था ना जी, वह नहीं आएगी। तो जो इसका आंसर मिलेगा, क्या से हम प्रश्न करेंगे जब, जो हमें आंसर मिल जाता है करेक्ट आंसर, तो वो संज्ञा उपवाक्य होगा। तो हमें आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, वह नहीं आएगी। तो वह नहीं आएगी इसमें हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। अब मुझे पता था ये प्रधान। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि मेरे जीवन का मूल लक्ष्य है कि मैं क्या बनूं, अध्यापक बनूं। तो अब यहाँ भी प्रश्न करके, ये तो आप प्रश्न के द्वारा समझ सकते हैं कि ये संज्ञा उपवाक्य है, या इसमें एक जो मैं अभी बताया था की से स्टार्ट होगा। तो देखिए की से स्टार्ट है, तो की से स्टार्ट है तो सीधी सी बात है कि की से स्टार्ट है तो संज्ञा उपवाक्य है। मैं एक अध्यापक बनूं, इसमें ये संज्ञा उपवाक्य है। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो क्या से प्रश्न करके देख लेते हैं। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, आंसर शुद्ध शुद्ध मिलना चाहिए। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, आंसर क्या मिला कि मैं एक अध्यापक बनूं, आंसर मिल गया। तो इसीलिए मैं एक अध्यापक बनूं, इसमें संज्ञा उपवाक्य होगा। क्या लगता है, तो लगता है कि वह रो रही है, तो वह रो रही है इसमें हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए अब हम जान लेते हैं विशेषण उपवाक्य के बारे में। अब इसमें उदाहरण है, जो लड़का नीली कमीज पहनना है वह मेरा भाई है। देखिए इसकी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। जो, जिन्हें, जिसे, जिसका, ये उससे स्टार्ट होगा। यदि नहीं पता चलेगा फिर भी तो इसमें प्रधान उपवाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा। ये पूरा का पूरा उपवाक्य उसी की विशेषता बताएगा। चलिए ध्यान से समझिए इसको। जो लड़का नीली कमीज पहना है, जो लड़का नीली कमीज, जो से स्टार्ट हुआ तो क्लियर हो गया कि लड़का नीली कमीज पहना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विशेषण उपवाक्य क्योंकि ये जो से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो अब ये देख लेते हैं किसकी विशेषता। वह मेरा भाई है, तो किसकी विशेषता बता रहा है। जो लड़का नीली कमीज पहना है ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो इस भाई की, यानी कि भाई एक संज्ञा है। जैसे कि अभी मैं पहले बताया था कि जो प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम यूज किया गया होगा, प्रयुक्त होगा, उसी की विशेषता बताएगा। तो देखिए जो लड़का नीली कमीज पहना है किसकी विशेषता बता रहा है, तो इसमें भाई की विशेषता बता रहा है। अगला है, मैं उन्हें वापस नहीं बुला सकता जिन्हें भेज चुका हूं। तो देखिए ये जिन्हें से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, लेकिन यदि फिर भी कन्फ्यूजन है तो देखिए, मैं उन्हें वापस नहीं बुला सकता जिन्हें भेज चुका हूं। तो ये भेज चुका हूं ये किसकी विशेषता बता रहा है, उन्हें की विशेषता बता रहा है। इसीलिए इसमें हो जाएगा जिन्हें भेज चुका हूं, इसमें विशेषण उपवाक्य। दोस्तों अगला आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसको थोड़ा उदाहरण के द्वारा हम पहले समझ लेते हैं कि क्रिया विशेषण किस तरीके से होता है, तब इसके भेद के बारे में हम बात करेंगे। जब मैं गांव में रहता था तब खुश था। देखिए इसमें समय का बोध हो रहा है। जब मैं गांव में रहता था, वो तब की बात बता रहा है कि जब मैं गांव में रहता था तब मैं क्या था, खुश था। तो ये कब की बात बता रहा है, जब मैं गांव में रहता। तो इसमें खुश क्रिया है, इसके बारे में सूचना दे रहा है कि जब मैं गांव में रहता था ना तब मैं खुश था। तो ये क्या करेगा, प्रधान उपवाक्य जो होगा उसमें प्रयुक्त होगी जो क्रिया, उसी के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। तो ऐसे उपवाक्य को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं।